हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम सभी लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं, फ़ोन ही खाली चला रहे हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, क्यों। हाँ और क्या। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो आप जानते हैं कि आजकल हम लोग जो है सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे हैं कला की दृष्टि से। तो उसी सौंदर्य शास्त्र में बात ये है ना कि सौंदर्य शास्त्र में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम लोग ऐसे शब्द नहीं पढ़ते हैं, बहुत नॉर्मल शब्द हम लोग पढ़ते हैं। और जब यही शब्द परीक्षा में आ जाते हैं ऐसे शुद्ध शुद्ध शब्द, तो हम लोगों को जो है पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होती है। और जैसे लोग पढ़ते हैं ना सौंदर्य शास्त्र, तो वो बोर होने लगते हैं। इसलिए हम लोग आराम से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे वीडियो करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समझते हुए चलिएगा, और समझने समझाने में हमारा चैनल अच्छा है और आप लोग का विश्वास भी है। तो चलिए, यूनान में सौंदर्य शास्त्र की समस्या प्लेटो से पूर्व भी अन्य दार्शनिकों द्वारा उठाई गई थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्लेटो ही जो है ये समस्या की, नहीं, उसके पहले भी जो है ये समस्या थी और समस्या उठाई भी गई थी, किंतु उन्हें सैद्धांतिक रूप नहीं मिल पाया था। मतलब उसे एक व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप, क्रमबद्ध तरीके से एक धारा में उसे नहीं किया जा सका था। यही चीज़ कह रहे हैं, किंतु उसे सैद्धांतिक रूप नहीं मिल सका था। यहाँ दार्शनिक जिज्ञासा का प्रादुर्भाव लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कब? 6ठी शताब्दी। प्रथम दार्शनिक जो थे थेलीज माने जाते थे। कौन? थेलीज, जो 6ठी शताब्दी के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं। अगर आप प्रथम दार्शनिक की बात होगी तो आप थेलीज को मानिएगा, ठीक है। इन्होंने दर्शन शास्त्र को स्वतंत्र चिंतन और समीक्षा से प्रारंभ किया था। कैसे किया था? दर्शन शास्त्र को स्वतंत्र चिंतन दिया था, ऐसे नहीं बदकर। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चिंता करो, मनन करो, चिंतन करो, सोचो, और स्वतंत्र चिंतन की रूप प्रदान किए थे, ठीक है। थेलीज से प्रारंभ होकर दार्शनिक भाव ग्रीक में, कहाँ? ग्रीक में उत्तरोत्तर विकसित होता गया, जिसकी चरमोन्नति सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु में हुई थी। ये थेलीज ने वही पौधा रोपा था, ठीक है। ऐसे समझो, थेलीज ने जो पेड़ लगाया था, उसी पेड़ को पानी देने का काम जो है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने किया था। यहाँ तक ठीक है। इस दार्शनिक विकास का अपना एक स्वरूप है। यह यूनान की सभ्यता संस्कृति का द्योतक और निर्धारक है। यूनान की जीवन शैली का प्रतीक है। क्या है? यह यूनान की जो जीवन शैली है ये उसका प्रतीक है, क्योंकि यूनान आज से नहीं, आदिकाल से ही वहीं से जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार, अच्छे अच्छे चिंतन मनन दार्शनिक पैदा हुए थे। पैदा तो अपने यहाँ हुए थे, लेकिन जब किताबों में लिखा जा रहा था तो वहाँ पहले जो है क्रमबद्ध किया गया, वही चीज़ है। आगे देखो, सभी कलाओं, ठीक है, ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि ये जो सभी कलाएं हैं, सभी कलाओं पर भी इस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव है। जितनी भी कलाधारा हैं सब पर जो है प्रभाव है। चिंतन इसका प्रधान बल है और सत्यम शिवम सुंदरम इसके प्रेरक आदर्श हैं। क्या? चिंतन इसका बल है, लेकिन जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये इसका प्रेरक आदर्श है। यानी कि यहाँ से ही प्रेरणा लिए हैं सत्यम शिवम सुंदरम से। यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनानी दर्शन के शिखर रहे हैं। ये जो तीनों थे ना, इनको जो है शिखर माना गया है कि इन्होंने ही चीज़ों को फैलाए थे, या इनके समय जो है उन्नति हुई। यही सब चीज़ें इनको शिखर के रूप में जाना जाता है। परवर्ती दार्शनिकों ने इन्हीं के विचारधाराओं को किंचित परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया था। यहाँ तक ठीक। अब आगे देखो, आगे वाला पॉइंट आप ज़रूर जो है नोट कीजिएगा, अलग से नोट कीजिएगा, क्योंकि जब हम 2000 बता रहे हैं, 1 मिनट, 2026 चल रहा है, 2024, हाँ, जब मैं 2024 में
नेट जेआरएफ का पेपर दे रहा था, तो वहाँ पर आया था कि सोफिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सोफिस्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, प्लेटो से पूर्व जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जिसमें सुकरात हैं, थेलीज हैं, उनको सोफिस्ट कहते हैं। और सोफिस्ट कोई ऐसे संत नहीं है या कोई दार्शनिक नहीं है, नहीं, सिर्फ ये है कि प्लेटो के जन्म के पहले जितने भी लोग हुए हैं उनको सोफिस्ट की संज्ञा में दिया गया है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। एथेंस में एक लंबे अंतराल के पश्चात प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र मतलब गणतंत्र जैसे अपने यहाँ है। वहाँ एक ऐसे वर्ग की खोज होने लगी जो नागरिक को उसके अविष्ट लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक हो, यानी उस व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करे तथा ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो जन साधारण हेतु उपयोगी हो, जो सबके लिए हो। ठीक है, इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाला दर्शन शास्त्र के इतिहास में सोफिस्ट नाम से विख्यात है। क्या? सोफिस्ट नाम से। अब इसे ऐसे जान लीजिए, जैसे हमारे यहाँ संत मुनि होते हैं, तो ये जो है लोगों की मोह माया, चिंता, विरक्त, इन सब के रास्ता बताते हैं। आज के संतों की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले के। ठीक है, तो ऐसे ही, या जैसे टीचर हैं, वो अगर तुम समस्या में हो जाओ बताओ तो कुछ ना कुछ निवारण देते हैं। तो जो सोफिस्ट थे, ऐसे ही जो समाज के लोगों को जो है उनके चिंता की रास्ता बताते थे। सब मिलाकर ये कि समाज की जो समस्याएं थी, अगर उन्हें पता चलता था तो जो रास्ता बताते थे, साधु भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, जो भी बताते थे उन्हें ही जो है सोफिस्ट कहा जाता था। ठीक है, सोफिस्ट नाम से विख्यात थे। सुकरात भी सोफिस्ट थे। सुकरात कौन है? प्लेटो के गुरु हैं, तो प्लेटो से पहले के हैं, तो इसलिए ये भी सोफिस्ट हैं। ठीक है, जिनका दार्शनिक तथ्य प्लेटो के लिए आधार बना। ये इनके गुरु थे, तो इनका जो तथ्य था, इनके जो कथन थे, इनके जो विचार थे, वे प्लेटो के लिए आधार बना, सरफेस का काम किया। इन दार्शनिकों ने व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर बल दिया। क्या? व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर बल दिया और सद्गुणों को जीवन की मूल्य निधि माना। सोफिस्ट द्वारा की गई इस वैचारिक क्रांति के फलस्वरूप, क्या? इस वैचारिक क्रांति के फलस्वरूप ही सुकरात की नैतिक शिक्षा प्रस्तुत हुई। किसकी? सुकरात की। ठीक है, सुकरात की नैतिक शिक्षा जो है वो प्रस्तुत हुई तथा प्लेटो व अरस्तु प्रौढ़ दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे सोफिस्ट सत्य ज्ञान व नैतिकता को बुद्धि की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, ध्यान दीजिए, सत्य ज्ञान नैतिकता को बुद्धि की अपेक्षा यानी उसके बदले व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा संवेदनाओं पर आधारित मानते थे। इसके अतिरिक्त वे जिन महान आदर्शों को लेकर जनता के सम्मुख आए, उन्हें तिलांजलि देकर धनोपार्जन, ठीक है, क्या करके? तिलांजलि देकर उनको जो है धनोपार्जन को एकमात्र आदर्श मानते थे, यानी कि धन कमाना ही वो मानते थे। यहाँ तक ठीक है? आगे देखो। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके परिणाम के स्वरूप यूनान में कला के दो समूह बन गए। प्रथम समूह कितने बने? दो बने। प्रथम समूह जो कलाओं का अभ्यास केवल आनंद के लिए करते थे, स्वतः सुखाय को ही कला का सार्थकता मानते थे। मतलब पहला तो एक ये था जो खुद के खुशी के लिए, सुख के लिए जो है चित्रण करते थे, आनंद के लिए करते थे, उन्हें सुखाय को ही समर्थकता मानते थे। जैसे मैं अपनी खुशी के लिए चित्रण करता हूँ, आप अपनी खुशी के लिए, ना कि व्यापार के लिए करो। ये तो ऐसा था जो अपने खुशी के लिए करते थे। और द्वितीय, जो कला के माध्यम से जीवोपार्जन करते थे। मतलब जिस कला के माध्यम से, जैसे आपका हो गया खटिया बनाना, कुर्सी बनाना, मेज बनाना, तो ये तो कला है, लेकिन इसके बदले वो लोग इसे बेचते हैं, पैसे अर्जित करते हैं। तो ऐसे ही दो कला थी, एक कला खुशी के लिए किया जाता था और एक कला पैसा कमाने के लिए। ऐसे दो में बट गया था। ठीक है,
प्रथम प्रकार के कलाकारों को समाज में उच्च स्थान दिया गया था। कैसा स्थान? उच्च स्थान। वही द्वितीय प्रकार के कलाकारों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। एक उदाहरण चलो देखते हैं, अभी तुरंत मन में आ जाएगा। देखिए ना, जैसे जो लोग लैपटॉप वैपटॉप पर काम करते हैं, अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, लोग उनको बहुत इज्जत से सर सर साहब साहब करके जो है चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल का काम करते हैं जो सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन यही जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो है जैसे मोची हो गए, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, इन लोगों को लोग कहते हैं ना कि ये छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, छोटे आदमी हैं। तो ऐसे ही जो कला अपने सुख के लिए बनाते थे उनको बड़े आदमी कहते थे, और जो है उपयोगी कला का प्रयोग करते थे, जीवोपार्जन वाला, उनको निम्न कला कहते थे। ठीक है, ऐसे समझना। कला उसी को कहा जाता था जिससे आनंद प्राप्ति हो तथा तब वह धनोपार्जन का साधन बन जाती थी, तो शिल्पी कही जाने लगी। देखिए, जब आनंद प्राप्त करता था जैसे कला में, खेल खेल में, तो वो कला कहलाती थी। लेकिन जब उससे पैसे कमाने लगो तो शिल्पी कहलाती थी। जैसे कुछ समय पहले था, तो जो टीचर लोग थे ये पढ़ाते थे जो है कि बच्चा विकास करे, समाज को, राष्ट्र को एक दिशा दे, और ये फ्री में पढ़ाते थे। ठीक है, ये फ्री में पढ़ाते थे। तो जैसे कि कोई फ्री में कोई काम करता है तो उसे कला था। लेकिन आजकल जब कोचिंग हो गया, लाखों रुपए जो है फीस लगने लगे, तो ये व्यवसाय का रूप ले लिया। ठीक है, व्यवसाय का रूप ले लिया, तो उसी को धनार्जन करते हैं, धन पैसा कमाते हैं, तो उसको अब शिल्पी कहा गया कला की भाषा में। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार कला और शिल्प में अंतर था। यही जो है कला और शिल्प में यही अंतर था। ठीक है, आगे देखिए, प्लेटो से पूर्व भी सौंदर्य शास्त्र की प्रमुख धाराएं मिलती हैं। मैंने क्या कहा कि ऐसी बात नहीं है कि प्लेटो से पहले नहीं थी, नहीं, प्लेटो से पहले भी ऐसी धाराएं मिलती हैं जिसमें डेमोक्रिटस ने अनुकरण का सिद्धांत विद्यमान था। तो विरेचन का सिद्धांत पाइथागोरियन संप्रदाय में, ठीक है, में स्पष्टता था। सत्य और शिव का सौंदर्य से गहन संबंध सर्वप्रथम सुकरात ने दिखाया कि सत्यम शिवम सुंदरम, इनसे जो है सत्यम शिवम से जो गहरा संबंध था सौंदर्य का, उसको किसने? प्लेटो के गुरु जो थे सुकरात, उन्होंने दिखाया। तथापि प्लेटो ने इसे श्रृंखलित विचारों को क्रमबद्ध श्रृंखला में बांध कर सैद्धांतिक रूप दिया। ठीक है, क्या किया? तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप दिया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए,